ऊर्जा और शांति लेकर आया है सवेरा। जागने का सही समय अब है, अपने जीवन में बदलाव लाने का सही समय अब है, कुछ अच्छे कार्यों को पूरा करने का सही समय अब है और अपने अधूरे सपनों को वास्तविकता में बदलने का सही समय अब है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। ऐसा धन है जिसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो समय का सही उपयोग करते हैं उन्हीं का जीवन सफल होता है और सार्थक भी। इसीलिए समय का ज्ञान, पहचान और सम्मान आवश्यक है। जानने के लिए क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे विचार एक चट्टान के समान मजबूत होते हैं। व्यक्ति समाप्त हो सकता है लेकिन विचार कभी समाप्त नहीं होते। हमारे जो विचार है, जो दृढ़ संकल्प है, वो एक कंपन उत्पन्न करता है। क्योंकि विचार एक शक्ति है, इसलिए उसे कार्य में लाने के लिए, उस ऊर्जा को गतिमान करने के लिए कार्य करना आवश्यक है, प्रयत्न करते रहना आवश्यक है और उन विचारों को अपने जीवन में सम्मिलित कर उस पर कर्म करना अति आवश्यक है। सकारात्मक विचार एक ऊर्जा का संचार करते हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने की दिशा देता है, प्रेरणा देता है। एकं विशरसो हन्ते शस्त्रेणैकश्च बध्यते सराष्ट्रं सप्रजं हन्ते राजानां मन्त्रविप्लवः। विष का रस एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक का ही वध होता है, किंतु मंत्रणा का प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। The juice of poison kills only one. Only one can be killed with a weapon. But the publication of a mantra destroys the nation and the subjects as well as the king. भारत का लोकतंत्र प्राचीन काल से ही अपने विचारधारा को उल्लेखित करता रहा है। हमारे ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और हमारे वेदों में इसका वर्णन मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। लोकतंत्रात्मक विचारधारा और ऐसा जो समाज है, इसकी व्यवस्था का वर्णन महाभारत से लेकर रामायण तक देखा गया है। क्या है इसका महत्व और किस प्रकार से समाज का निर्माण इस व्यवस्था के अंतर्गत होता है, आइए देखते हैं लोकतंत्र के महत्व पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। अर्थात साथ मिलकर चले, साथ मिलकर बोलें, हम सभी एक मत होकर विचार करें, हमारी समिति समान हो। लोकतंत्र के उज्जवल विचारधारा को बताने वाला यह संगठन सूक्त विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में उल्लिखित है। भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से लोकतांत्रिक लोकाचार की विरासत को संरक्षित किए हुए है। लोकतंत्र अंतर्निहित मूल्यों के साथ जनता से प्राप्त शक्ति का प्रतीक है। भारतीय लोकाचार के अनुसार लोकतंत्रात्मक समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता के मूल्य शामिल हैं, जो शासन में जनता की भागीदारी का प्रमाण प्रस्तुत करता है।
सभा ज्येष्ठ जनों का समूह, समिति आम जनों का समूह एवं संसद प्रत्येक प्रतिनिधि निकाय है। और इन शब्दों का ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में बार बार उल्लेख किया गया है। भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा देश है जो अति प्राचीन राष्ट्र है और अति प्राचीन काल से यहाँ लोकतंत्र पद्धति शासन व्यवस्था में हमेशा से लागू रही है। आज से 5000 साल पहले की बात करें, युधिष्ठिर के शासनकाल में, तब भी लोकतंत्र था। माने ऐसी शासन व्यवस्था थी कि ग्राम पंचायत, जिसको हम आज बोलते हैं ग्राम पंचायत स्थानीय शासन, उस समय भी था। एक गांव का अपना शासन होता था तो उसको ग्रामाधिपति के अंतर्गत शासन व्यवस्था कहते थे। फिर 10 गांव होते थे, 10 गांव के जो अधिपति होते थे 10 ग्रामाधिपति। फिर उसके ऊपर 100 गांव का अधिपति 7 ग्रामाधिपति। फिर 1000 गांव का अधिपति सहस्त्र ग्रामाधिपति। फिर राज्य की व्यवस्था होती थी, राजा, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और महाभारत युद्ध से पहले 240 गणराज्यों की व्यवस्था थी और उस सब के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर थे और उनके नीचे सम्राट होते थे, 5 सम्राट चारों दिशाओं में और मध्य दिशा का, और उन सम्राटों के नीचे राजा होते थे। माने लोकतंत्र की पद्धति से ही, लेकिन पूरे भारतवर्ष के साथ जुड़कर रहना। देश एक, भारतवर्ष, राज्य अनेक, शासन व्यवस्था की दृष्टि से उनमें राजा होंगे और लोकतंत्र पद्धति से सारी शासन व्यवस्था चलती थी। स्वतंत्रता की ध्वनि सिंधु सरस्वती सभ्यता में परिलक्षित होती है। एक आत्मविश्वासी कन्या की कांस्य प्रतिमा उस समय की अत्यधिक विकसित संस्कृति को चित्रित करती है। रामायण में श्री राम को समाज के सभी वर्गों की सहमति से जनमानस के राजा के रूप में स्वीकार किया गया। महाभारत में शैया पर लेटे भीष्म पितामह अपने पौत्र युधिष्ठिर को परामर्श देते हैं कि अपनी प्रजा की समृद्धि तथा सुख को सुरक्षित करना ही राजा का धर्म है। सिकंदर के आक्रमण के बाद ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसमें चाणक्य को प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद, ये सब जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर आए हुए लोग होते थे और जो शासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाते थे। प्राचीन पद्धति लोकतंत्र की, माने जनता के लिए, हित के लिए जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की, ये लोकतंत्र व्यवस्था थी। और महाभारत के अंतर तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि लोक कल्याण के लिए शासन व्यवस्था है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन पर सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। उसके अनुसार लोगों के सुख में शासक का सुख निहित है, लोगों के कल्याण में शासक का कल्याण निहित है। विदेशी यात्री भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने कहा कि अधिकांश राज्यों में शासन का आधार लोकतांत्रिक है, और चीनी यात्री फायान ने देखा कि राजा भिक्षुओं के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करते हैं। शासकों द्वारा जनता के लिए कार्य करने तथा जनता द्वारा चुने जाने के उदाहरण अभिलेख में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उत्तीर मेरूर मंदिर की दीवारें चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करती हैं। भारत के राजाओं और सम्राटों ने विजयनगर साम्राज्य से लेकर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी तक ने लोगों की भागीदारी को संहिताबद्ध करके प्रबुद्ध शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। पहली व्यवस्थाओं में भी भारतवर्ष के अंदर सुदृढ़ लोकतंत्र पाया जाता था, जनता की आवाज सुनी जाती थी। तो दुनिया को सीख देने वाला, लोकतांत्रिक पद्धति को अनुशासन रूप में चलाने वाला भारतवर्ष दुनिया को सीख देता है, और हमारे लोकतंत्र का वर्णन दुनिया के विद्वानों ने अपने ग्रंथों में किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत के नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया, जो समावेशी था और सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता था। इससे 17 राष्ट्रीय चुनावों के माध्यम से सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संपन्न हुआ है।
भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग दूर दराज तक के स्थानों में मतदान केंद्र स्थापित करके सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक मतदान कर सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट भारतीय आविष्कार हैं जो पूरी तरह से डिजिटल हैं, साथ ही व्यक्तिगत मतदाता के स्तर पर सत्यापित हो सकते हैं। वास्तव में भारत में लोकतंत्र एक उत्सव है और यह उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं वेद। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकतंत्र एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है। जिस प्रकार अच्छी या स्वस्थ जीवन शैली बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है, नियमित व्यायाम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक प्रभाव लाता है। लेकिन किस तरह से व्यायाम करना चाहिए और नियमित व्यायाम करने से क्या स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। स्वस्थ जीवन सभी चाहते हैं। रोग दूर रहे और स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए उसकी उचित देखभाल करना आवश्यक है। आहार और व्यायाम अच्छी सेहत के दो मजबूत स्तंभ हैं। इनसे ही निर्धारित होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हमारे बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ना सिर्फ हमारी फिजिकल फिटनेस रहती है बल्कि मेंटल फिटनेस भी रहती है। डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको एक्सरसाइज करना है। वो किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज हो सकता है। आप ब्रिक्स वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, आप जिम जाना चाहे जिम जा सकते हैं या योगा कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमने कहा कि इसके हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, इसको एंडोर्फिन्स हैं, डोपामीन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, ये इसको कहते हैं गुड मूड हार्मोन्स। तो वो हमारे पूरा दिन हमारा एक मूड अच्छा रहता है और एक फीलिंग ऑफ वेलबींग रहती है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम का विशेष महत्व है। व्यायाम करने से शारीरिक सक्रियता बढ़ती है और कई रोगों का खतरा कम होता है। व्यायाम में कई तरह की क्रियाओं को शामिल किया जाए तो ये लाभकारी सिद्ध होता है। मॉर्निंग में जाते हैं, मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय आपका वातावरण ज़्यादा साफ रहता है और पीस ऑफ माइंड रहता है। तो व्यायाम जैसे मैंने कहा किसी भी फिटनेस फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ घुटनों में या जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड होना चाहिए। उस समय आपका मन शांत रहना चाहिए। देखा गया है जो पेशेंट ओबीज हैं, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा कैंसर घातक सिद्ध होता है और ट्रीटमेंट भी इतना असरदार नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पहली बात तो कैंसर बहुत घातक नहीं होगा और ट्रीटमेंट भी आपका ज़्यादा असरदार होगा। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो इंडिया में एक एपिडेमिक की तरह फैल रही हैं। इसका भी ट्रीटमेंट यही हो सकता है अगर हम प्रिवेंशन करना चाहें तो। अगर हम एक्सरसाइज डेली करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी खाने डाइट की बात करते हैं तो हम इन लाइफस्टाइल डिजीज से भी बच सकते हैं। नियमित व्यायाम करने से कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। व्यायाम करने से शरीर ऊर्जावान रहता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनता है, चय अपचय प्रक्रिया को बढ़ाता है। व्यायाम से नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है, वजन नियंत्रित रहता है। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करना हड्डियों को मजबूत बनाने में भी उपयोगी है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सीधा ही हम जाके लेवल 3 और सीनियर एक्सरसाइज में चले जाएं। ये एक बेसिकली एक तरह का प्लान्ड एक्टिविटी होता है। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मिनिमम लेवल 1 एक्सरसाइज, जो कि ज़्यादा इसमें शुरू में स्ट्रेचिंग करवाते हैं। जैसे जैसे आपकी इंड्योरेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाते जाते हैं। फिर लेवल 2, लेवल 3। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया और स्ट्रेचिंग नहीं की साथ में तो आपकी बॉडी को इंजरी हो सकता है। अगर आप शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, सपोज आप नाइट में काम करते हैं, तो आपको नाइट में काम करना पड़ता है, सुबह आपको सोना पड़ता है। तो उसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, जब लंच टाइम आपका ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से आप उस समय ये कर सकते हैं कि लंच करने के बाद आप वॉक पे वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। या इवनिंग में जब टी टाइम आपका ब्रेक है तो आपको टाइम आधा घंटे का निकालना ही पड़ेगा। व्यायाम करने से स्वास्थ्य बेहतर बनता है और कई बीमारियों से बचाव होता है। दिन भर बैठकर काम करना या शारीरिक श्रम न करना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और कई बीमारियों की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए शारीरिक सक्रियता बनाए रखें, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हैं। कुछ समय व्यायाम अवश्य कीजिए। यदि आप अत्यधिक व्यस्त रहते हैं
तो अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय व्यायाम के लिए अवश्य निकालें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नियमित व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। सर्दी काफ़ी अधिक है। ऐसे में नियमित रूप से व्यायाम तो अवश्य करें, लेकिन जब सर्दी ज़्यादा हो यानी सुबह के समय या कोहरे में व्यायाम करने के लिए न जाएं। ऐसे में घर के अंदर ही व्यायाम करना आपको स्वस्थ और सुरक्षित रख सकता है। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्दियों के मौसम में शारीरिक क्रियाशीलता कम हो जाती है, इसीलिए सर्दियों में जोड़ों में जकड़न की समस्या बढ़ सकती है। जिन्हें पहले से जोड़ों की कोई समस्या हो, उनमें काफ़ी जटिलताएं भी देखी जाती हैं। ऐसे में कौन सी योगिक क्रियाएं आपको जोड़ों के दर्द और जकड़न से राहत में उपयोगी हो सकती हैं, आइए देख लेते हैं। नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। सर्दियों में हमारे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं और अगर हम खोपड़ी से लेकर के पंजों तक की बात करें तो हमारी गर्दन, कंधा, विशेष रूप से हमारा स्पाइन, फिर आपके कूल्हे, घुटने, यानी पूरे शरीर, पंजे, पूरे शरीर के जॉइंट्स की स्टिफनेस। हालांकि हम जॉइंट स्टिफनेस के लिए विशेष रूप से भारत योग में पूरे शरीर की पवन मुक्त गतियाँ करते हैं, विच इज़ अ वंडरफुल प्रैक्टिस, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अगर हम बात करें कोई ऐसा अभ्यास जो पूरे शरीर की जॉइंट्स की स्टिफनेस को, शरीर की स्टिफनेस को, शरीर के लेजीनेस, लेथार्जिकनेस को, शरीर की अकड़ाहट को इंस्टेंटली दूर कर सकता है, तो वो है भारत योग की कटी चक्र का अभ्यास। बहुत सुंदर अभ्यास है और आप देखेंगे कि सारा शरीर ओपन अप हो जाता है और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। कैसे करना है उसको एक बार समझ लीजिए। इसके लिए हम अपने कमर के बल लेट जाते हैं और सबसे पहले जो हम करेंगे वो है स्ट्रेचिंग। कैसे स्ट्रेच करना? फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, सर से ऊपर ले जाना, पंजों को नीचे की ओर खींचना, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, फिर से सांस भरते हुए पूरे शरीर को खींचना, पंजे नीचे की ओर खींचे हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लें। इस प्रक्रिया को आप 3 बार तक दोहरा सकते हैं, फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। बस 2 अभ्यास समझेंगे आज। दूसरे अभ्यास में दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना, ऐसे कि आपके जो हील्स हैं वो आपके हिप्स को टच कर जाएं। अगर आप इतना नजदीक नहीं ला सकते तो जितना नजदीक ला सकते हैं उतना ले आइए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने सर के नीचे टिका देना। एड़ियां तो जमीन से छुएंगी ही छुएंगी, दोनों के दोनों एल्बोज यानी कोहनियां भी जमीन से टच रहेंगी। दोनों घुटने एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे, पंजे, एड़ी दोनों पैरों के एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। सांस भरते हुए पैरों को बाईं तरफ ले जाना, गर्दन को दाईं तरफ। आप देख रहे हैं इस वक्त भी हमारा पैर ऐसे आगे पीछे या ऐसे नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। इसका हमें ध्यान रखना है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराना, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। ऐसा 5-5 बार दोनों तरफ कर लें। फिर अपने पैरों को वापस ले आए, हाथों को भी वापस ले आए, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन।
थोड़ी देर यहीं रुकेंगे और फिर वापस कैसे आएंगे, हम इस तरह से करवट लेकर के वापस आएंगे, यानी एकदम से सीधा नहीं बैठेंगे। अगर हम सीधा बैठते हैं तो ये हमारे कमर के दर्द को और बढ़ा सकता है। कुछ चीज़ों का ध्यान हमको रखना है, विशेष रूप से ऐसा भोजन न करें जो हमारी वात प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है, ऐसा भोजन भी ना करें जो कफ प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है सर्दियों में। तो आप भोजन में सात्विक आहार लें, समय से भोजन करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको जब भी सनलाइट मिले, जब भी, क्योंकि सर्दियों में हमें सूर्य की किरणें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, पर जब भी सनलाइट मिले तो थोड़ा देर अपने शरीर को सनलाइट में ज़रूर रखिए। जिस जॉइंट में ज़्यादा स्टिफनेस है या दर्द है तो तिल का तेल लेकर के एंटी क्लॉकवाइज हल्के हाथ से मसाज करें, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, सर्दियों में विशेष रूप से ये आप करिए और आप देखेंगे कि आपके जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट का दर्द, इन सब में आपको आराम लगेगा। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है? वो है विद्या धन। ज्ञान एक ऐसा धन है, वो संपत्ति है जो बांटने से खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। इसलिए इंसान सिर्फ उसका आविष्कार कर सकता है, क्योंकि विद्या या ज्ञान वर्तमान है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र सिखा रहे हैं संख्याओं के संपूर्ण स्वरूप। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां नमोस्तु सर्वेभ्यः। स्वागतं करोमि भवतां समेषामहं नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 3 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जानेंगे। देखिए, 3 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं त्रीणि, पर पुल्लिंग में हम 3 को कहते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में भी त्रीणि यह कहा करते हैं। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से समझ लेने का है अब समय। सबसे पहले संख्या 3, इसका पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम जान लेते हैं। अहम गवीशः नीतिशः च आहत्य त्रयः जनाः अत्र स्मः, जिसका अर्थ है मैं, गवीश और नीतीश, कुल मिलाकर 3 लोग यहाँ हैं। अब 3 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। सा उषा दीपिका च इति तिस्रः क्रीडिकाः भारते क्रीडा प्रसाराय पर्याप्ताः, जिसका अर्थ है वह, उषा और दीपिका, ये 3 क्रीडिकाएं भारत में खेलों के प्रसार के लिए पर्याप्त हैं। संख्या 3 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख रूपाणी त्रीणि स्थानानि कस्मै न स्युः प्रियाणि, जिसका अर्थ है जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के रूप में 3 स्थान किसे पसंद नहीं होंगे। यहां ध्यान दीजिए, हम त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि स्थानानि जैसे प्रयोग साधारण रूप से जैसे ही करते हैं तो संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता का ध्यान रखते हुए बालकाः, बालिकाः, स्थानानि आदि प्रयोगों में 3 इस संख्या का कम से कम उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों में 3 संख्या तो स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित होती ही है, पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार 3 और उससे ज्यादा किसी भी संख्या के लिए हम इन्हीं बालकाः, बालिकाः, स्थानानि का प्रयोग किया करते हैं। अतः यहाँ त्रयः, तिस्रः और त्रीणि इन संख्या बोधक शब्दों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। यह हम कह सकते हैं। हम आपको 1 और 2 संख्याओं के एकत्व द्वित्व के क्रम में बताते रहे हैं कि संख्याओं के एकवचन, द्विवचन और अब बहुवचन के बारे में विस्तार से तब बताएंगे जब हम फलम, फले, फलानी जैसे शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 3 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग
और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे, जैसे 3 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं तीसरा या तीसरी, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में तृतीयः, स्त्रीलिंग में तृतीया और नपुंसक लिंग में तृतीयम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य तृतीयः राष्ट्रपतिः डॉक्टर जाकिर हुसैन इत्यसौ आसीत्। भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य तृतीया अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान तीसरा है। इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा, जनसंख्यायाः दृष्ट्या संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य स्थानं तृतीयम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 3 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावत नमो नमः, पुनर्मिलामः। जीवन में ज्ञान, ईश्वर का ध्यान और बड़ों का सम्मान अति आवश्यक है, क्योंकि इसी से जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सदा ही अपने जीवन में अपने से बड़ों को प्रणाम अवश्य कीजिए और देखिए कि ये प्रणाम आपके जीवन के परिणाम को बदल देगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए और उपयोगी बने रहिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।